नमस्कार दर्शक मित्रों, आज फिर एक बार हम सिर्फ न आपकी न हमारी जिस दिशा में समाज जा रहा है वो समाज को मूलतः स्पर्श करती बात पर चर्चा करेंगे। आप जैसे जानते हो अभी ही हमारे देश ने चीन को पछाड़ के विश्व के एक नंबर के बस्ती वाले देश में स्थान ले लिया है। हम सबसे युवा देश है। हमारे सरेराश जो आयु है वो 30 साल है, 30 इयर्स। यानी इस देश में करीब करीब 70% की तादाद में हमारी पॉपुलेशन 40 साल से कम उम्र की है। और उसमें भी अगर 30 साल तक की उम्र की बात की जाए तो इससे करीब 40 से 50% लोगों को हम कवर करते हैं। जनसंख्या बढ़ी है हमारे देश की। हम अब एक नंबर का पॉपुलेटेड कंट्री हो गए हैं। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। हम दुनिया का सबसे युवा देश है। सब बातें हम गिन सकते हैं, गिनवा सकते हैं। हमारी सरेराश आयु भी जो आजादी के समय पे करीब 42.5 वर्ष थी, आज 70 साल के पार हो चुकी। तो सब जो बातें हैं वो तो अच्छी लगती है सुनने में। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात भी होती है, बट जो दिख रहा है सामने वो ये आंकड़ों से हम नहीं समझ सकते। उसके लिए इस क्षेत्र के जो वयोजूथ है उनके साथ जो लोग काम करते हैं, जो इनको सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, यानी काउंसलिंग करते हैं, उनके पास हर दिन कुछ न कुछ समस्या ये युवा और बच्चे लेके जाते हैं, उनका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। कई दिन पहले हमने ये विषय की शुरुआत की थी, तब बताया था आपने कि समय की मर्यादा के तहत हमें वो शो रोकना पड़ा था और दूसरी बार हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, ये बात हमने कही थी। अब हम और भी 2 बार उपस्थित होंगे। अगर आपका जिस तरह का इस विषय में इंटरेस्ट है, आपका रस है, वो उतना या बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा, तो और भी प्रश्न है युवा जगत को, विद्यार्थी जगत को जो स्पर्श करते हैं, उनको लेकर हम सुश्री रश्मि जी की सलाह लेंगे, उनके अनुभव से कुछ ज्ञान पाएंगे। आप सूरत की एक सदी से ज्यादा पुरानी संस्था में विद्यार्थी सलाहकार यानी स्टूडेंट काउंसलर है। खुद ये विषय को लेकर अनुस्नातक डिग्री तक पढ़ी है। यही विषय को लेके, जैसे मैं समझता हूं, आने वाले समय में वो अपनी डॉक्टरेट भी करना चाह रही है, जिसकी जो रिसर्च हमें भी उपलब्ध होगी, समाज को भी उपयोगी होगी। तो प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की रश्मि जी के लिए कोई जरूरत नहीं। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सुश्री रश्मि झा, जो आज के डिस्कशन में हमारा सबका नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, प्रणाम। जी प्रणाम। हमने गत समय जो चर्चा की, जी सर, जो फीडबैक हमें दर्शक मित्रों से मिला,
वो एक कहता था कि वो और भी ज्ञान पिपासु हुए उससे, उन्हें और भी कुछ प्रश्न है और मार्गदर्शन चाहिए। हमने आपसे बात की और आज फिर से एक बार आपके माध्यम से हम दर्शक मित्रों के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम आपके अनुभव में से जो भी हमें मिलता है उदाहरण को लेकर। पर चिंता की बात एक ये है और रहनी चाहिए कि इस देश में हर रोज 35 सरेराश जो है विद्यार्थी अपघात कर लेते। अब जो आयु ज्ञान पाने की है, जिस उम्र में खेलने कूदने की उम्र है, जिस उम्र में इनको उद्विग्न होने का कोई वजह नहीं होती, जिस उम्र में करीब करीब सबके सिर पे माँ बाप की छत्र छाया बनी होती है, उस उम्र में इस तरह का जो प्रतिभाव हमें मिल रहा है, मेरा प्रश्न है आपसे कि ये क्यों हो रहा है? हर रोज 35 विद्यार्थी सुसाइड करें, और वो तो पुराना एवरेज है, मैं मानता हूँ 2021 के आंकड़े हैं, हम 2023 में है, तो शायद 35 के बढ़ के 45 हुए होंगे, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अक्सर इस तरह के डेटा अंडर रिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि कई किस्से में ऐसा होता है कि फिर अकाल मृत्यु के बाद फैमिली भी इंटरेस्टेड नहीं होता है इसका पोस्टमार्टम वगैरह करने में, तो ये कुछ चर्चा करने के मूड में भी नहीं होते और चर्चा करते भी नहीं। ये सब हालात है, और हमारे पुलिस रिकॉर्ड भी उतने एक्यूरेटली नहीं मेंटेन होते हम उसको कुछ पा सके। तो क्या वजह इसकी जो हर साल इतने सारे विद्यार्थी सुसाइड करते हैं? हर दिन की उनकी औसत है 35 से ज्यादा। तो क्या वजह है? आप तो लोगों से बात करते रहते हैं इस बारे। जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने फिर से एक बार ये चर्चा जारी की। मैं आपके विद्वता और आपके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। और एक और बात ये शेयर करती हूँ कि बड़ी खुशी की बात ये है कि कई सारे कॉल्स आए थे हमारे पहले एपिसोड के बाद, तो ये जान करके अच्छा लगा कि सिर्फ हम दोनों ही इंटरेस्टेड है ऐसा नहीं है, और पेरेंट्स भी इस बारे में सोचने तो लगे हैं। हमारा तो हमारी पहली कोशिश, जहाँ भी कहीं कोई प्रोग्राम के तहत या ऐसे गया और कार्यक्रम का उल्लेख हो न हो, इसका जरूर होता है कि ये बच्चों वाली बात जो आपने कही वो सही में गंभीर है। तो ये बात आपकी सही, आपको जो अनुभव हुआ वही मेरा अनुभव है। थैंक यू। तो सर अभी कुछ दिन पहले है ना, न्यूज़पेपर में अभी आया था और मीडिया पे भी बहुत ज्यादा आया कि एक स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, कमिट किया, और उसका जो लेटर था वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, होना भी चाहिए था, क्योंकि शायद ये चीजें हमें आने वाले भविष्य के लिए कुछ रुझान दे दे, एक नई सोच दे दे। और लेटर में इन शॉर्ट ये था कि उस बच्चे ने लिखा कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी कोई अहमियत है घर में। ये जो एक बात थी, और लास्ट में उसने ये भी लिखा कि मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। मतलब अचानक से नहीं हुई थी ये घटना। ऐसी जो घटनाएं हैं ये सुसाइड की, अभी कुछ दिन पहले 19 अप्रैल के न्यूज़पेपर में एक था ये कि 5 साल में सिर्फ गुजरात की शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो 3002 विद्यार्थियों ने या इससे ज्यादा विद्यार्थियों ने सुसाइड कमिट किया है। ये बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं। पता नहीं हम न्यूज पढ़ने के बाद कितना इसका इफेक्ट रहता है, कितना लोग सोचते हैं इस बारे में, और सोच करके पहली बात तो ये कि सोचने के लिए उनके पास कौन सी दिशा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को ये देख के फर्क नहीं पड़ता है। बीइंग अ काउंसलर जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे न्यूज जो है वो पेरेंट्स इसे इग्नोर नहीं करते हैं, अफेक्ट तो करता है उन्हें भी, पर मसला ये है कि उन्हें किस दिशा में करेगा। उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें किस दिशा में करना चाहिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये है कि स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पेरेंट्स के काउंसलिंग की भूमिका कितनी है।
क्यों है जी। और कैसे है? तो जो आपका सवाल था उसका रूट यहाँ मैं जाता है। आपके बीच में रोकता हूँ, मगर बहुत अहम बात कही आपने, जी क्योंकि ये जो किस्सा आप बता रहे थे, वो लड़का आर्किटेक्ट होने जा रहा था, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट में अभ्यास करता था। 2 भाई थे, उसको वर्कशॉप में काम करना था अपने पिताजी की, खुद का कुछ डेवलप करना था। तो घर में इनको गंभीरता से नहीं लिया जाता, अहमियत उसके बड़े भाई को ही दी जाती थी। उससे फिर कहीं ना कहीं ये डेवलप होता गया, होता गया, होता गया, और यहाँ तक कि वो लड़का लिखता है कि मैं नहीं मानता कि मैं आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी कर सकूं, इसलिए मेरे लिए मर जाना ही ठीक है। तो ये तो आपने बिल्कुल अहम बात कही कि पेरेंट्स काउंसलिंग इज ए मस्ट, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब उनके बच्चे इस तरह का आत्मघाती कोई कदम उठाते हैं। जी सर, और बीइंग अ काउंसलर मैं ये तो नहीं कह सकती कि पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये मेरा एक व्यवसायिक एथिक्स भी है। मैं ये नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एज में। एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए पेरेंट्स की भूमिका, फैमिली का जो एटमोस्फेयर है, माहौल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सीधे आज का जो मेन पॉइंट है कि एक तो ये होता है, पेरेंट्स को लगता है बेसिकली, और पेरेंट कहीं यहाँ पे कोई गलत नहीं है सर। जो पेरेंट्स भी हमने हमारे साथ अभी जुड़े हुए, उन्हें भी मैं कहूंगी कि पहले तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप कहीं गलत है, आपसे कोई गलती हुई है। नहीं, जब आप अवेयर ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं मुझे पता, तो मैं गलत हूं सही हूं ये जज करने का कोई मसला नहीं है। तो बात यह है कि पेरेंट्स की भूमिका कितनी, पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा सोचते हैं अपने बच्चे के लिए। ये पहली चीज है सर, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। वो जहां खड़े हैं उस जगह से बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि वो जहां खड़े हैं, उन्हें जो दिखाई दे रहा है, वो अपने पहलू से अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं, और बहुत कुछ खुद को साइड करके वो अपने बच्चे को देते रहते हैं या देने की कोशिश करते हैं। हर एक पेरेंट्स, उसकी दौड़ के एक मकसद रहता है कि मैं इतना कुछ उसे दे दूं। अब ऐसी जो सिचुएशन है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, रुपए का भाव नीचे गिर रहा है, और जितने मार्केट जितना बड़ा हो रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, तो ये सोच भी बदल रही है, रफ्तार बदल रही है, बीमारियां नई नई आ रही है, जो नहीं जानी जाती थी वो सारे 5 साल में आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे को काउंसलिंग में भेजना है। पहली चीज उनकी आती है कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को आप काउंसलिंग सेशन दीजिए, मेरे बच्चे के लिए जरूरी है। एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं हमेशा जानती रहती हूँ, मैं हमेशा अवेयर हूँ इस चीज से कि मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ। तो मुझे जज नहीं करना है। मैं ये जानते, मुझे मेरा काम ये है, साइकोलॉजी ये सिखाता है कि आप पहले निरीक्षण कीजिए, फिर उसे समझिए, फिर उसे प्रिडिक्ट कीजिए, फिर उस पर कंट्रोल कर पाएंगे आप। तो जब पेरेंट्स ये कहते हैं तो मैं बच्चे के साथ डेफिनेटली बैठती हूँ, मैं उनसे सुनती भी हूँ। अब 1-2 सेशन के बाद क्या होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा लगता है कि उनका बच्चा रिलैक्स हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है, कुछ 1-2 चीज। अब ये मेरे लिए एक चांस आता है कि जहां अब मैं पेरेंट्स से ये कहूँ कि मुझे आपसे बात करनी है, जहां पे मुझे एक टहनी मिलती है कि हाँ बीज उग रहा है, अब इन्हें पकड़ो। अब एक्चुअल बदलाव यहां से शुरू होता है। क्योंकि फिर से एक बार मैं ये बात इनसे शेयर करना चाहूंगी कि काउंसलिंग एक्चुअली क्या है। भगवत गीता, मैंने अपने पीएचडी का सब्जेक्ट भी, आपने जो कहा, मैंने पीएचडी का सब्जेक्ट भी ये रखा है, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए, और मैं बहुत सिंसियरली इस बात को मानती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर काउंसलिंग साइकोलॉजी। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, विषाद की भी एक वैल्यू होती है, उसका भी एक रिस्पेक्ट है, उसकी एक गरिमा होनी चाहिए। अगर कोई दुखी है, अगर किसी को कोई स्ट्रेस है, भले ही आप बहुत नॉलेजेबल है, आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें फालतू, इट्स ओके, आपको लग रहा है, हम और आप कृष्ण से आगे तो नहीं है। लेकिन पूरा पहला अध्याय 47 श्लोक
विषाद सुना कृष्ण का। उसने सारे लॉजिक दिए कितने, जिसे अगर कोई और बोले तो हम क्या कहेंगे कि हमें सामने जवाब दे रहा है, बहुत जबान चलाता है, बहुत आईक्यू इसका बढ़ चुका है, हमें कम समझता है, इसका ईगो बहुत है, हम ये लोग जनरली ये सब करने लगते हैं। बट सबसे पहले काउंसलिंग विषाद को रिस्पेक्ट देने की बात बताती है कि उसे सुनिए कंसर्न ढंग से। आपका फिजिकल एक्सप्रेशन ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये सब चीजें तो बहुत नॉमिनल है, ये सब मैं रोज सुनती हूँ, नहीं 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 नहीं, ये हर चीज हर सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है सर, हर एक को लगता है, क्योंकि ऐसी जब कोई घटना बनती है ना, पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि अपने आप को बहुत गिल्ट में देखने लगते हैं बेचारे। और पेरेंट्स को हर कोई एडवाइस देता है। प्रॉब्लम ये है कि बाजू वाला जो बंदा है, अगर आपके घर में आपने बच्चे को मारा और बच्चा रो रहा है किसी भी वजह से, भले ना आपने एक चांटा हल्के से मारा, क्योंकि सर हम और आप तो उस जमाने में पले कि जहां पे किसी भी चीज के लिए एक चांटा, फिर अगर रो दिए तो चुप होने के लिए दूसरा चांटा, फिर उसमें कुछ नहीं बना तो तीसरा चांटा, और चांटे ही चांटे में यहाँ तक पहुंच गए थे। तो अगर कुछ ऐसे सिर्फ पेरेंट्स ने ना कहे तो बच्चे भी उस ट्रिक को यूज करते हैं कि पेरेंट्स के पास वक्त कम है, जल्दबाजी में उन्होंने टू द पॉइंट बात कही, बच्चे को कुछ और ज्यादा एंजाइटी आई, उसने चिल्लाना शुरू किया, पेरेंट्स ने अगर डांट दिया या फिर उम्र के हिसाब से एक तमाचा मार दिया, बच्चा रोने लगा, तो तुरंत पड़ोसी आएगा पेरेंट्स को कहने के लिए कि हमने तो 4 बच्चे पाल लिए, किसी को आवाज सुनाई नहीं दी। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है सर। पर ये जो स्ट्रेस आता है ना पेरेंट्स पे, बेचारे उनका टेंशन क्या होता है पता है? पेरेंट्स का टेंशन ये नहीं है कि बच्चे को ना मारो, पेरेंट्स की टेंशन ये है कि इसकी रोने की आवाज सुन के पड़ोसी मुझे एडवाइस देने ना आ जाए। समझने और सुनने में ये बात कितनी हल्की फुल्की लगती है, पर ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। और हर एक को एडवाइस देना, इतनी एडवाइस देनी है कि अगर एक यंग मम्मी है अपने 3-4 साल के बच्चे के साथ जा रही है बाजार में कहीं पे भी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, सब्जी लाने भी जरूरत थी, तो वो गई है, और बच्चा तो सीधी सी चीजें, कहीं पे कोई धक्का तो लगेगा, चलते चलते गिरेगा, ये उम्र है सीखने की। गिरा, अगर थोड़ी सी ये घुटने पे जब में धूल लग गई, घर आया तो थोड़ा अपनी दादी को देख के और इमोशनल हुआ, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट मिला। जहां पर कोई सुनने वाला, पैम्परिंग करने वाला, वहीं पे हम रोते हैं। अब वो रोया, उसने बोला गिर गया था, अब उस दादी ने या उस मदर इन लॉ ने या उस मम्मी ने, बुजुर्ग ने उस यंग लेडी को डांटना शुरू कर दिया कि एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे, क्या ही फर्क पड़ता है, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग, आज की जनरेशन, सिर्फ माँ बन जाना है तुम लोगों को, एक बच्चा नहीं संभलता, 3 साल के बच्चे को नहीं संभल, इतना ज्यादा शुरू होता है कि उस लेडी को, बेचारी को होता है कि मैंने क्या ही गलती कर दी। अब ऐसे में मैंने पेरेंट्स के साथ, जब मैं नर्सरी जूनियर सीनियर के पेरेंट्स के साथ बात कर रहे थे, तो मैंने उन्हें एक ट्रिक दी। मैंने उन्हें कहा कि अब आप क्या करना कि ऐसा कुछ होता है तो उस दिन आप सबसे अच्छा डिनर बनाना, और डिनर टेबल पे सब लोग बड़े आराम से बैठना। फिर अपने पेरेंट्स, अगर आपके सास या आपके बुजुर्ग घर में कोई भी ये शुरू करता है कि आज ये गिर गया था, तो आप है ना बड़ी नरमाश से, बड़ी ही इज्जत से ये बात कहना कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे, और आपका बेटा अगर कहने लगे या बेटी कि मैं गिर गई थी या गिर गया था, तो आप कहना कि बेटा लेकिन पापा को ये नहीं पता होगा। तो आपके हस्बैंड को बड़ा ही सरप्राइज होगा, वो पूछेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आप कहना अरे क्योंकि आप तो कभी नहीं गिरे थे ना, मम्मी को इतना अच्छा संभालने आता था, आपको पता ही नहीं होगा कि बच्चा कैसे गिरता है, मेरे से गलती बार बार होती है। अब ये सोचिए, कोई नई चीज है, बट ये सारी चीजें इतना ज्यादा पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। एक तो पड़ोस में अगर एक बच्चा उसने कोई मार्क्स ले लिया, तो अब उसके इतने ज्यादा ये होंगे, गुणगान गाए जाएंगे, सोशल मीडिया पे जूनियर सीनियर के बच्चे की मार्कशीट डाली जाती है सर। फर्क कुछ नहीं पड़ता, जिसका बच्चा नहीं ला रहा है ना उसकी पिटाई होती है, और पिटाई नहीं होती तो पेरेंट्स अंडर स्ट्रेस जा रहे हैं।
जूनियर सीनियर के बच्चे के पेरेंट्स की हालत इतनी ज्यादा स्ट्रेस में है कि सबसे पहले पेरेंट्स के एक वजन से, वो जो एक शील्ड पहना जा चुका है, उसमें से बाहर निकालना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप, जी सर, और ये पेरेंटिंग की जो शुरुआत होती है दूसरे तीसरे मौके पर, क्योंकि मैं जहां पे हूं वहां पे 5 साल से हूं, तो अब 2 साल से ये रुझान आया है कि पेरेंट्स सामने से डिमांड करते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम छुट्टी लेकर के आएंगे, पर आप पेरेंटिंग रखिए, आप 3 घंटे रखिए, आप हमारे लिए फुल डे वर्कशॉप रखिए। तो सर ये चीज, ये जगह पर पहुंचते पहुंचते एक ही एरिया में एक काउंसलर को 4 साल लगे। आप समझिए, 3-4 साल तो एक्चुअली इस बीज को बोते हुए लगे, लेकिन पेरेंट्स का इनपुट रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि, और ये बात भी मैं जब कह रही हूं तो पेरेंट्स को इससे ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यू बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए कि आप पहले रिलैक्स हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इतने सारे करियर ऑप्शंस बढ़े जा चुके हैं, इसके बावजूद इतना स्ट्रेस क्यों है? पेरेंट्स इतने ज्यादा इमेज कॉन्शियस क्यों है? किसी ने कहा कि, जी सर, और अगर 10th का जब रिजल्ट आता है ना, इतना ज्यादा प्रेशराइज होता है माहौल, क्योंकि पेरेंट्स को बुरा लगता है कि उन्हें नहीं, कॉमर्स नहीं, अगर इसके 70 के ऊपर आए तो आप साइंस ले दो। और एक तो है ना, पेरेंट्स को ये भी, अभी जब स्टूडेंट्स पेरेंट्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्हें मैं ये भी बात करूंगी कि करियर गाइडेंस अलग चीज है, काउंसलिंग अलग चीज है। अब उनका सवाल ये होगा कि करियर गाइडेंस पहले है, काउंसलिंग पहले है? तो इन वेरी सिंपल वे, जो करियर गाइडेंस है वो पेड़ की टहनियां है, काउंसलिंग जो है वो पेड़ का मूल है, मूल से टहनियां निकलती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स की भूमिका इतनी ज्यादा अहम हो जाती है कि हम चाहते हैं कि पहले पेरेंट्स आए, अपनी हर प्रॉब्लम कहे, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी सोचे भी ना कहे, उन्हें वो कुछ भी ना सोचे। जब वो आते हैं पेरेंट्स, तो मैं उन्हें सबसे पहले कहती हूँ कि देखिए, आप जो भी बात करेंगे, इस दरवाजे से बाहर जाने के बाद आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपने मुझसे ये बात की है। अगर आप मुझे किसी फंक्शन में मिल जाते हैं तो मैं आपको मिलना अवॉइड करूंगी, अगर मुझे लगेगा कि आप इसका रेफरेंस में बात करेंगे तो आई विल अवॉइड इट। तो ये चीज बहुत ज्यादा, और माहौल ये हो चुका है सर कि हर चीज है ना एक रेफरेंस जनरेट करती है, हर एक्सपीरियंस कोई ना कोई रेफरेंस जनरेट करता है। हम और आप आज जो बने हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से बने हैं। जो साइकोलॉजी में जो प्रयोग होते थे, ये खरगोश के साथ होते थे या कबूतर के साथ होते थे, ये पावलोव ने किया, जो भी ने अभिसंधान का प्रयोग किया, तो ये सारी चीजें रेफरेंस जनरेट जो करती है, वो रेफरेंस बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस तक घुस जाता है। अब हुआ ये है कि आपने किसी दोस्त से बात की, आज आपकी बहुत अच्छी बन रही है, आपने बात की, कोई एक मोड़ पर आपके और उसके विचार नहीं मिले। हम तो सिर्फ आइडियोलॉजी की बातें लिखते हैं ना, एक्चुअल में तो हम इंडिविजुअली कुछ भी एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, खुद को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। सही है। तो उस पॉइंट पे जहां पे आपकी टसर हो गई, फिर आपकी वो बात आपको पता चलती है कि जो आपने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात की थी, आज वो बात आपको 4 बंदा बता रहा है। अब इसमें हालत ये होती है कि आप तो गिल्ट में मर रहे हैं कि यार मैंने इससे कहा है क्यों। अब ये सारी चीजें सप्रेस हो रही है, पेरेंट्स दौड़ते हैं, उन्हें ये है कि कहीं कुछ चीज कम ना पड़ जाए बच्चे को, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ पाए। तो इस गिल्ट में पेरेंट्स, एक तो जब आप डर रहे हैं और जब आप गिल्ट में हैं, इन दोनों वक्त आप जो करेंगे वो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, या तो वो ओवर हो जाएगा या गलत दिशा में हो जाएगा। तो ऐसे भी जब आप गुस्से में हो या स्ट्रेस में हो, ऐसा कहा जाता है कि आपकी समझने सोचने की शक्ति आधी हो जाती है। जी सर, और तो ये तो सही है।
और सर बाणभट्ट की कादंबरी में तो बड़े ही खूबसूरत सा किस्सा है दुर्वासा का, कि जहां पे वो दुर्वासा को कहते हैं कि चक्षुष्मान अंध है वह, अगर तुम क्रोधित हो रहे हो तो तुम आंख होते हुए भी अंधे हो, क्योंकि कलुषयति दृष्टि, आपकी दृष्टि कलुषित हो जाती है। और गिल्ट तो ऐसी चीज है, ऐसी गंदी चीज है कि आपको पता है आप ओवर देते जाओगे, आप खुद को भुला दोगे कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं बच्चे को डांट नहीं सकता, अब मैं बच्चे को रोक नहीं सकता, अब मैं बच्चे को एडवाइस देने के लायक नहीं हूं। तो खुद के बारे में सोच इतनी डाउन हो जाती है तब कि पेरेंट्स बेचारे हो जाते हैं। आप मानेंगे नहीं सर। जी सर, बैशिंग एटीट्यूड आ जाती है उनमें, खुद को अपने आप को दोषी था करार देकर मारो, अपने को सजा करो कि मेरे से नहीं हुआ इसलिए मेरे बालक की। यस, और इस वजह से बच्चा जो मांगता है वो देते जाते हैं। अब बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र नहीं है वो समझने की, और पेरेंट्स गिल्ट में है। तो मोबाइल गलत नहीं है, बट किस उम्र में, किस लेवल पे उस मोबाइल और बच्चे का कनेक्शन होगा वो समझ करके देना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे अगर हम बड़े लाइटली समझे, मैं मानती हूं कि ये हम कंप्लीटली पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं इसी नजरिए से 1 to 1 समझ के भी बात कर रही हूँ कि इसे अगर एकदम लाइटली समझे तो जैसे कि कहीं पे भी नगर पालिका अगर पौधे उगाती है तो क्या करती है, तब एक प्रोटेक्टर डालती है पौधे के आसपास। आपको भी सर नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता कि वो प्रोटेक्टर अचानक कब हट गया। हम रोज देखते थे कि प्रोटेक्टर है। अब पेड़ अचानक हमें पेड़ दिखने लगा, हम में से किसी को अंदाजा नहीं है कि एग्जैक्ट किस दिन वो प्रोटेक्टर हटाया गया, कैसे हटाया, जब पौधा बढ़ चुका था तो कैसे हटाया, या बहुत छोटा था तब हटाया। अब ये जो प्रोटेक्टर है ना सर, थोड़ी मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए कि ये प्रोटेक्टर सजीव है, इस लोहे की जाली में जान है और जुबान भी है, उसके कान भी है, और पौधे और उस प्रोटेक्टर में बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन कैसी होगी। पौधे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है इस प्रोटेक्टर पे कि ये मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये मुझे आजादी नहीं दे रहा है, ये मुझे ताजी हवा से इटखेलियां नहीं करने दे रहा है, ये क्यों मेरे आसपास पड़ा हुआ है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे मेरी परवाह नहीं करता, मेरा दुश्मन है, इसी की वजह से मैं बंधा हुआ हूं। ये सब कुछ वो प्रोटेक्टर रोज सुन रहा है, रोज सुन रहा है। प्रोटेक्टर जानता है कि ये उसका कर्म है, ये उसकी भूमिका है कि ये पौधा सुरक्षित रहे, ये बड़ा हो, ये विकसित हो सके, इसे कोई बकरी ना खा जाए, इसे राह चलते हुए कोई तोड़ ना जाए, इसके ऊपर से कोई साइकिल स्कूटर व्हीकल ना चला दे, इसे कोई बहुत ज्यादा पानी डालकर मार ना दे, ये जल ना जाए। प्रोटेक्टर सिर्फ अपना कर्म कर रहा है, पौधा उसे क्या कह रहा है इसकी परवाह किए बिना। और प्रोटेक्टर ये भी जानता है कि एक दिन ये जब लायक हो जाएगा तो यहाँ पे मेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। प्रोटेक्टर ये भी जानता है कि ये फिर मुझे कभी नहीं बुलाएगा, ये मुझे कुछ नहीं देगा, ना मैं इसके फल खाने वाला हूं, ना मैं इसके पत्ते से अपने धूप को ढकने वाला हूं, ये मुझे कुछ नहीं देने वाला है। लेकिन वो मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मेरा कर्म ये है। और जीवन में अगर कोई पहचाना जाता तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से पहचाना जाता है। हम गांधी जी के पिता के नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें सवाल पूछा जाता था कि उनका पूरा नाम लिखो। हम क्यों करमचंद गांधी के पिता का नाम नहीं जानते उतनी इजीली? क्योंकि उनके पूरा नाम नहीं पूछा जाता था। तो महात्मा गांधी के कर्मों की वजह से हम उनके पिता को जानते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टर है वो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू कि ये जो प्रोटेक्टर है ना, ये हम और आप है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि हम ये भूमिका में 4 तरह के पेरेंट्स होते हैं। थाली माँ बाप, ताली माँ बाप, माली माँ बाप
और एक होते हैं बाउंड्री वाले माँ बाप, गुजराती में जिसे पाड़ी माँ बाप कहते हैं, बाउंड्री बना के रखते हैं, प्रोटेक्टर्स। अब ये जो थाली माँ बाप होते हैं सर, उन्हें सब कुछ बच्चे को मांग जितना चाहिए उतना बस परोस देना है। और अड़ोस पड़ोस में इस पेरेंट्स को नहीं पता है, ऐसे पेरेंट्स को, कि वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को क्या स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि वो घर में तो परोसते हैं, वो अड़ोस पड़ोस में जाके बोलते भी है, और दूसरे के बच्चे सुन रहे हो तब भी बोलते हैं। तो ये एक अलग ही वायरस फैला रहे हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वहां पे थोड़े रुके। तो ये थाली माँ बाप, जो चाहिए परोसा जा रहा है, उन्होंने हर बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट देना है, बच्चे को पहले से पता है। तो अब बच्चा डिसाइड करने लगा है कि अब इस बर्थडे पे मुझे मोबाइल चाहिए। अब बच्चा प्राइस डिसाइड करने लगा है कि इस मुझे इतने हजार का स्कूटर चाहिए, जब मैं 10th में हूं तो मुझे ये फोन चाहिए, और फिर मुझे ये बाइक चाहिए। अब बर्थडे के साथ बच्चे की कंडीशन शुरू हो गई है। शुरुआत में क्या था कि पेरेंट्स अपनी प्रेस्टीज के लिए किए जा रहे थे। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप जो कुछ ब्रांड पहन रहे हैं ना, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। जो बच्चा है आपके पास, उसे ब्रांड की का पता नहीं है, उसे ये सो कॉल्ड इमेज की परवाह नहीं है, उसे कितने पैसे में क्या और कैसे पैसे आते हैं उसे एक्चुअल नहीं पता है। उसे बस खाली खुश रहने में पता चलता है, उसे खाली प्यार पता चलता है, उसे खाली कोई अपना है वो पता चलता है, उसे खाली कोई वैल्यू दे रहा है ये पता चलता है। तो उसके लिए आप 5,000 के कपड़े मत लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे 5,000 के कपड़े पहना रहे हैं ना, तो आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं, आप अपना शोपीस दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये है। और ये चीज पेरेंट्स को भी नहीं पता कि बच्चे में किस ढंग से इंजेक्ट हो रही है। ये सारी चीजें बच्चे को बड़ा होकर के इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशराइज कर देती है कि उसके बाद वो नॉर्मल रहने में झिझकते हैं, वो नहीं सीख पाते। तो एक तो ये थाली माँ बाप, दूसरे ताली माँ बाप हर चीज पे सपोर्ट करते हैं, हर चीज पे फ्रेंडली होते हैं। वो मानते हैं कि हम दोनों सेम कपड़े पहनेंगे, हम सेम लगेंगे, बाहर जाए तो लगना चाहिए कि दोनों भाई है अगर बाप बेटे हैं तो, और अगर माँ बेटी है तो लगना चाहिए कि नहीं उसकी बड़ी बहन है। हर चीज पे मोटिवेट करते हैं, हर चीज पे वाहवाही करते हैं। इन्हें नहीं पता कि ये क्या भयंकर इंजेक्शन दे रहे हैं बच्चे को रोज। एक है बाउंड्री वाले, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर वो बाहर गया तो उसके लिए एरिया बनाए कि तुम इतने में ही खेलोगे, तुम मिट्टी में नहीं जाओगे, तुम बिना चप्पल निकल ही नहीं सकते। अरे तुम बाहर गए तो सनग्लास पहनो, तुम बिना कैप के नहीं निकल सकते। बच्चा इतना लगाए बिना तो तुम नहीं निकल सकते, पहले मॉस्किटोज की क्रीम लगाओ उसके बिना नहीं निकल सकते। तो ये पानी तुम नहीं पियोगे, नहीं नहीं हम यहीं से फूड खाएंगे। दिन में 10 बार वो सैनिटाइज करते हैं हाथ उनका। और ये प्रोटेक्शन इतना ज्यादा जल्दी कि उन्हें लेने रखने जाएंगे ना, उन्हें साइकिल से जाने देंगे। इन्हें एक बार भागवत पढ़नी चाहिए, ऐसे जो पेरेंट्स है इन्हें एक बार भागवत पढ़नी चाहिए, और इन्हें समझना चाहिए कि जो नियति है वो दीवार चीर के भी आती है, उसे आप रोक नहीं सकते। पर हर बार आपका ये प्रोटेक्ट करने का जो एटीट्यूड है, वो बच्चे को जिस दिन उसे निकलना होगा वो निकल नहीं पाएगा। और जब उसे एक्चुअल में समझ आएगी, वो मैच्योर होगा जिस दिन, आपको भर भर के कोसेगा कि आपने उसमें साहस नहीं जन्मने दिया। यहाँ आपके साथ एक मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जोड़ना चाहता हूँ। मैंने शायद पहले भी मेंशन किया है कि एक बच्चा है, गार्डन में जा रहा है अपनी माँ के पीछे पीछे, और गिर जाता है। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो माँ भाग के जाती उसके पास, फिर कीड़ी को मारती, ये करती वो करती, उठा लेती। दिस लेडी जस्ट स्टॉप्स देयर, लुक्स, वो इसे बच्चे की तरह देखती, बोला खड़े हो जाओ, आ जाओ। फिर वो चलने लगे आगे, बच्चा भी खड़ा होता है, चलता है। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपका बच्चा है, आप इनकी माँ है, तो आपको ये आपका बच्चा गिर गया, तो हमारे यहाँ तो जो माँ होती है वो कितने कितने बच्चे को
लाड़ प्यार देती है। तो इनका जवाब था मुझे, आज भी इतना ही मुझे शार्पली याद है। उन्होंने बोला कि देखो, ये हमारे वहां तो हर चीज, मैं भी नौकरी करती हूँ, हर चीज हमारे यहाँ सबको अपनी अपनी देखनी होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जब एक उम्र पे पहुंचे तब वो अपाहिज हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो। उसको खुद ही खड़ा होना है, गिरा है तो, किसी ने गिराया भी है तो खुद खड़ा होना है, ये तो खुद गिरा है। तो ये जो बात है तो सही है। आप देखो, बच्चे को अगर ज्यादा लगा नहीं है तो नाटकबाजी बंद करो। किसने तुझे एग्जैक्टली। जितनी नाटकबाजी करोगे तो हाँ। बच्चा ज्यादा रहेगा और फिर चिल्ला चिल्ला के एक करेगा। दर्शक मित्रों, दूसरी बात जो रश्मि जी ने कही वो आपके ध्यान में रखना जरूरी है। कोई भी विषय उत्तम नहीं है, कोई भी विषय अनुत्तम नहीं है। जिसके भी आगे आप अच्छा लगा लोगे, वो पट्टे वाला यानी प्यून भी नहीं मिलता है, ड्राइवर भी नहीं, अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता, अच्छा रसोईया नहीं मिलता, अच्छा अटेंडेंट नहीं मिलता, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, अच्छा लगा यानी शॉर्ट सप्लाई। तो आपको एग्जैक्टली। प्रयत्न ये करना चाहिए, अब डॉक्टर या इंजीनियर ही एक मोक्ष का मार्ग है मत सोचे। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपको पड़ोसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, अपनी वो जो कम्युनिटी है उसमें से किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है आपको। आप बच्चे का विकास कैसे होता है वो देखो। वो ऐसा होना चाहिए कि घर के बाहर जाकर अपना काम करके वापिस आ सके और दुनिया किस दिशा में जा रही है उसकी कम से कम उसको खबर हो। तो ये फिर उसके बाद वो बीए करे, बीकॉम करे, एमबीबीएस करे, सब सब ज्ञान अच्छा है क्योंकि ये ज्ञान है और कोई ज्ञान ट्रू। पूरा नहीं होता है। तो आर्ट्स में जाने बिल्कुल। वाला एवरेज स्टूडेंट होता है, ये सोचना भी बहुत गलत चीज है। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो बनते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं। इकोनॉमिस्ट आप आर्ट्स में जाकर बनते हो। अक्सर बड़े बड़े जो वकील है, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो सब आर्ट्स में पढ़ के सारे भी आर्ट्स। एलएलबी करके ट्रू। आगे बढ़े हैं। तो ये एक इंजीनियरिंग में आप अपने बच्चे को भेजोगे तो आपका श्रेय होगा, नहीं भेजोगे तो बच्चा निकम्मा है। मेडिसिन में भेजोगे, आप अपना स्वार्थ मत देखो प्लीज। बच्चे को क्या पढ़ाना है वो आपको तय नहीं करना है, पहली बात। दूसरी, आपकी फैक्ट्री चलती है इसलिए बच्चे को इंजीनियर बनाओगे, ये बेवकूफी का पहला लक्षण है, मत करो ये। उसको पूछो कहाँ जाना है। मेरे एक डॉक्टर मित्र है, तीन पीढ़ी से डॉक्टरी चलती आती है उनकी। उनके दादाजी डॉक्टर थे, उनके पिताजी डॉक्टर थे और सब ए ग्रेड डॉक्टर्स। अब उनके बच्चे ने बोला कि मुझे तो जूलॉजी पढ़नी है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज वो बच्चा जूलॉजी पढ़ रहा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ रहा है। उसको डॉक्टर बनाने का आग्रह उन्होंने नहीं किया कि मेरी पीढ़ी संभालेगा कौन, तो इकलौता बेटा है। तो ये चीजों से बाहर निकल जाओ। अगर वो संभालने वाला है तो डॉक्टर बनने के बाद भी नहीं संभालेगा आपका डिस्पेंसरी, और नहीं तो उसको जो भी करना है उसमें वो अच्छी तरह काम कर पाए। ये अब तक जो रश्मि जी ने बात की, इसका जो अर्थ है वो ये है कि आप कभी भी अपनी पसंदगी, अपनी सोच अपने बालकों पे मत डालो। ओवर प्रोटेक्टिव कभी ना बनो। उसको जो सामान्य व्यक्ति को मिलता है वही उसको भी दो, जीने की उसको एक तरह से कहो कि हैबिट हो। नहीं तो कब ऐसा दिन आएगा कि जबकि कोई तकलीफ है घर में और आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मुश्किल हो जाएगी। मैं बिल्कुल हॉस्टल में सर। रहने गया रश्मि जी, तो जी सर। मेरे फादर ने मुझे एक एडवाइस दिया। बोले हम्म। वहाँ क्या चलता है तेरा? ठीक चलता है, सब चीजें मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है। अच्छा, तेरे कोई दुकान में तेरा खाता चलता है? नहीं। मैं क्यों खाता चलाऊं, तो कैश से परचेस करता हूँ। बोले ये हैबिट डालो, कभी जब मुश्किल होगी, आपके पास तात्कालिक तुरंत कैश हाजिर नहीं होगी, तो वो फिर उस व्यापारी के पास जाके आप बोलोगे कि मेरा उधार रखो, मैं आज 3-4 दिन में आके दे जाऊंगा, तो वो आपकी सामने शंका से देखे। ये मत करो, नामा रखो और जब महीना हो जाए पे कर दो। मगर क्रेडिट फैसिलिटी रखो। ई सेड क्रेडिट का मतलब ही शाख होता है। किसी की क्रेडिट है उसका मतलब ही उसकी शाख है। तो ये सब चीजें जो है ना, अपने
एंशियंट विजडम में सबका सब फेंक नहीं देना है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। जो हमें उचित लगता है, और खास करके हमारा जो कुटुंब है, बच्चे हैं, उनके बारे में तो कई चीजें ऐसी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, रखनी होगी। तो ये सब देख के अपने बच्चों को संभालो। पाड़ी पर ना बनो અને પાંજરું પણ ના બનો, તાલી પણ ના બનો ને થાળી પણ ના બનો, એ ખ્યાલમાં રાખો। બાળકને બાળકની રીતે જ ઉછેરવા દો, એને ક્યારે એવું નહીં। એટલા માટે તો સ્કૂલોમાં યુનિફોર્મ હોય છે। સ્કૂલમાં બધાને યુનિફોર્મમાં કેમ બોલાવવામાં આવે છે કે કોઈ તવંગરનો છોકરો એકદમ ભપકીલા કપડા પહેરીને આવે, ગરીબનો છોકરો એના કપડા મેલા ગયેલા હોય, એ ન થાય તેટલા માટે યુનિફોર્મ આપવામાં આવે છે। યુનિફોર્મ કઈ સ્કૂલના બાળકોને ઓળખવા માટે નથી આવતું, પછી એ સ્કૂલ એ બાળકોના કારણે ઓળખાણ બની છે, જુદી વાત છે, બટ બેઝિકલી એ બધા જ છોકરા સરખા છે એવો સંદેશ છે। हाँ रश्मि जी आप आगे बढ़िए। जी सर, तो ये जो है यहाँ पे पेरेंट्स को बनना है वो चौथा प्रकार है कि माली माँ बाप बनेंगे, वो प्रोटेक्टर वाला। और एक जो आपने कही, जो आपने बात कही ना कि करियर, जो करियर गाइडेंस और काउंसलिंग की मैं बात करती हूँ, तो इन शॉर्ट अगर पेरेंट्स का स्वार्थ क्या है, पेरेंट्स को क्या चाहिए, अल्टीमेटली ये चाहिए कि उनका बच्चा सफल हो, राइट। लंबे टाइम पर अगर देखें तो उनको भी चाहिए यही, पर वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो सिक्योर आइडिया है, बच्चा जो सोच रहा है वो सिक्योर नहीं भी होगा, हो सकता है नहीं भी होगा। नोट नेसेसरी कि क्या बनना है, उसे कौन सी डिग्री कौन सी लाइन में जाना है, नोट श्योर, जरूरी नहीं है कि अभी से वो तय हो। एक चीज है कि मुझे क्या आता है, दूसरा सवाल मुझे क्या भाता है, और तीसरा सवाल बाजार क्या चाहता है। 3 सवालों पे करियर की एक लाइन शुरू बड़े आराम से हो सकती है। मैं जब बच्चों के साथ बैठती हूँ, एक तो अपने यूनिफॉर्म की बहुत साइकोलॉजिकल चीज है, मैं तो वेकेशन में जब ट्रेनिंग बैच रखती हूँ तो मेरी कंडीशन रहती है कि बच्चा किसी भी स्कूल से होगा, जिस स्कूल से उसका यूनिफॉर्म में पहन के आएगा, भले ही कैंपस खाली है, और बच्चे आते हैं सर। आई एम सो ग्लेड कि बड़ौदा, अहमदाबाद, भावनगर या जामनगर से भी अगर पेरेंट्स सूरत आए हैं ट्रेनिंग के लिए तो वो बच्चे की यूनिफॉर्म लेकर के आते हैं, क्योंकि अब वो यकीन करते हैं। यस सर, और ये क्योंकि अब उनका ये यकीन है कि इफ शी इज आस्किंग तो उसके पीछे पर्पस होगा। पर्पस यही है कि मेरा कोई भी बच्चा अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, और कोई किसी पे हावी नहीं होना चाहिए। आपके कपड़े आपको आपके मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं, कहीं कहीं अपलिफ्ट करते हैं। तो 3 चीजें कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या भाता है, और बाजार क्या चाहता है। हो सकता है कि आप थोड़ा आगे चले के एक तो तीसरा एपिसोड जब हम सर करेंगे तो इस चीज पे भी करनी है बात कि कई बार पेरेंट्स ना अपने आप को फाइनेंशियली, जब उनकी कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी लोगों को दिख रही है, तो भी उसके इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आता है बच्चे पर ये हम तीसरे एपिसोड में रखेंगे, क्योंकि भी ये भी एक बहुत ही लंबी चर्चा है और बहुत ही गहरी चर्चा है। जी जी सर, बताना चाहती है, टेक योर ओन टाइम। करेक्ट, इसके बाद कितना शो, तीसरा, चौथा, पांचवा, जी सर। जी सर, तो आज की जो बात है, फिर से मैं उसी पॉइंट पर आती हूँ कि पेरेंट्स के इम्पोर्टेंस ये है कि पहले तो पेरेंट्स रिलैक्स हो और एक्चुअल में रिलैक्स हो। काउंसलर आपको एडवाइस नहीं देता है खाली, एक जिसे हम कैथारसिस कहते हैं। आज तक सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई स्क्रिप्ट बना के गई हूं और मैंने वही बात वहां पे मैं कर पाई हूं, नहीं। क्योंकि एक काउंसलिंग, एक तो ये सुनना जो है ना मेडिटेशन की तरह है, बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन। एक एज अ पब्लिक स्पीकर भी मैं खुद को, जब मैं पोडियम पे जाती हूँ, जब मैं माइक लेती हूँ, तो मैं उनसे पहले कहती हूँ कि एक शर्त कंपलसरी में फॉलो करूंगी, और वो ये है कि आप बोर होना शुरू करोगे उससे पहला मैं बोलना बंद कर दूंगी। तो ये क्या होता है कि एज अ पब्लिक स्पीकर भी कोई आपको 5 मिनट दे रहा है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसके 5 मिनट को वेस्ट कर पाओ। बीइंग अ काउंसलर तो बिल्कुल लोग नहीं समझते। जी सर, इनके प्रोग्राम में लिखा है
टॉपिक लिखा है, समय लिखा है, न तो टॉपिक पे बोलेंगे न तो समय मुताबिक बोलेंगे। और जितना आदमी बड़ा उसकी इसकी ये शरारत करने की कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाती है। आते हैं, एक दफा मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल है। आपने नाम सुना होगा सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इस देश जी जी के जी एक जाने माने इंजीनियर्स डे जी। जिनके बर्थडे पे लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैसूर स्टेट के दीवान थे और बहुत अपने आप में ज्ञान वगैरह रखते थे अपने खुद के विषय के अलावा, वैसे सिविल इंजीनियर थे। तो उनको कोई किसी ने पूछा कि क्या करने से मैं आप जैसा बन सकूं। तो उनका जवाब था कि मेरे जैसा क्यों बनना है, एग्जैक्टली। मुझे आप जानते हो, आपको जो लगता है वो आपने मुझे बाहर से देखा है। आप मुझे जानते हो मेरे शरीर में क्या रोग है, मेरा मेरे मेरे दर्द क्या है, मेरे दुख क्या है। तो आपको मुझे क्यों बनना है, आपको जो बनना है खुद बनो, उसमें से मेरे में से जो अच्छाई आपको लगती है आप ग्रहण करो। मगर इससे आगे आप खुद रहो। अगर आप किसी और बनने जाओगे तो आप तो नहीं रहोगे और वो भी नहीं बन पाओगे। ये कुछ विश्वेश्वरैया साहब की जो इनको सलाह थी वो लाख टके की थी कि ये आप मत करो। और बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात उन्होंने उनकी जीवनी में से मैं सीखा हूँ, 99 ईयर्स हुए उनको, 100th बर्थडे आने वाली। तो उनके कोई रिलेटिव चेन्नई जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या लाना है आपके लिए। उनका जवाब था वेबस्टर की नई डिक्शनरी आई है, तो मेरे लिए एक कॉपी ले आए। अब ये जिस आदमी में स्पिरिट है वो आदमी न तो बोर होगा न बूढ़ा होगा। और आज तक से मित्रों, आज ही रिसर्च आई है, किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे ईमेल भेज दे। मैंने उसका एक आर्टिकल भी लिखा है गुजराती में मेरे कॉलम के लिए। ब्रिटिश रिसर्चर की है कि अब जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपकी जो जीवन मर्यादा बढ़ी है, तब इंसान का बुढ़ापा 80 साल के बाद शुरू होता है, वो भी डिफर्ड हो गए। तो आप रिटायर हो गए, अरे वो जिंदगी से सब खत्म हो गया, क्या है ये सब। जब तक जियो आप मजे से जियो, जाना है चले जाएंगे, उसमें कौन सी यहाँ हमारे लाइबिलिटीज खड़ी कर रखी है हमने, कोई पीछा करेगा हमारा। तो ये सब मत करो। आप न तो बालकों में अपनी महत्वाकांक्षा डालने का प्रयत्न करो, न तो आप बालक को किसी के जैसा बनने का या कॉपी करने का बोलो। एक बात रश्मि जी हमें याद रखनी चाहिए कि if a person acquires excellence in one compartment of life, it is always at the cost of some sacrifice in some other compartment of life. मतलब होता है जैसे कि अगर आप जीवन के एक खाने में अगर आप बहुत अच्छी तरक्की कर लेते हैं तो वो तो दिखती है, मगर ये तरक्की मुफ्त में नहीं आती। उसके लिए जीवन के कोई और खाने में आपको भोग देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। तो ये सब चीजें ख्याल रखो जब आप अपने अपने खुद की अपेक्षाएं रखते हो, बालक के पास से अपेक्षा रखते हो, किसी दोस्त के पास से अपेक्षा रखते हो। अपेक्षा जब तक हो सके रखो ही नहीं। मगर हम इंसान है तो हम हमेशा कहते हैं कि आशा के बिना तो जीवन निरर्थक है, तो होता रहता है। तो ये बातें सर आशा और अपेक्षा में फर्क है। आशा और अपेक्षा में फर्क है, उनके लिए नहीं है। आप देखो गुजराती में प्रयोग भी वैसा करते हैं कि मारी तुम्हारी पास थी आशा थी। अब आशा का अर्थ होता है अपेक्षा। હું મળવા ચાનું પણ नहीं पूछो, ये दुखी होने की चीज है। तो आप बिल्कुल सही बता रही थी कि आप जरा सोचो समझो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक रात में सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपको पहले ट्रेन योरसेल्फ। खुद को सीखना आसान है,
किसी और को सिखाना मुश्किल है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो किसी और के दिमाग में डालना है। तो आप अगर कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप सक्षम नहीं हो, तो अगले वाला को आप पढ़ाने की जगह तकलीफ कर दोगे उसके लिए। ये सब सोचो समझो। और आज के युग में फायदा ये है कि देयर इज एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान मिलता है। इसके लिए कोई ऋषि मुनि को दूर दूर से ढूंढ के उसके आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। संचित ज्ञान है, और हर रोज क्या होता है उसका ज्ञान भी है। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि किसी के रोल मॉडल, किसी के मॉडल पे आपके बच्चे का उछेर हो। हाँ, उसमें जो कोई वर्च्यू है, देखो कैसे रहते हैं, इनकी बात करने की दब देखो, खड़े रहने की, चलने की। तो ये इनकी जो अच्छी बातें हैं आप बता सकते हो, मगर विथ क्लैरिटी कि हर आदमी की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। इनकी ये है, इसमें से जो अच्छा लगे ग्रहण करो, नहीं अच्छा लगता है आगे बढ़ो। तो ये बात भी जरूरी समझनी चाहिए। तो आप कह रहे थे कि ये जो पेरेंट्स है वो शायद ओवर कैरिंग होते हैं। जी सर, और एक तो ओवर केयरिंग भी होते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या है सर कि सबसे अच्छा है ना, पेरेंट्स अगर अपने लिए शर्ट खरीदने में शर्म नहीं करते, अगर अपने लिए ज्वेलरी खरीदने में शर्म नहीं करते, अगर खुद डॉक्टर के पास जाने में नहीं झिझकते, तो पेरेंटिंग की ना सर कोई डिग्री नहीं होती हमारे यहाँ, राइट। और ये एक ऐसी पोस्ट है कि जिसपे से कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को कभी भी फायर नहीं करता नौकरी में सर। तो मेरी उम्र होगी 35, लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स मेरी उम्र 6 साल ही है। तो आई एम ऑल्सो लर्नर। जिनका बच्चा 16 साल का, 20 साल का है, तो उनकी उम्र 20 साल ही है। दूसरी चीज कि हम सब कुछ तो नहीं कर पाते हैं ना। हम डेयरी में जाकर के फर्नीचर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। कोई कहेगा, अगर कोई किसी को आपने देखा कि डेयरी वाले से सोफा मांग रहा है, तो आप कहेंगे कितना मूर्ख है, ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप कपड़े वाले के यहाँ जाके डेयरी प्रोडक्ट नहीं मांगते। आपको लगेगा अगर यार बुद्धि हो गया, जाओ ना, बगल में है वहां पे जाके मांगो। स्टॉक मार्केट में जाके कोई फल खरीदने नहीं बैठता। कोई मेकअप ब्यूटी पार्लर सैलून में जाके कोई वहां पे नई सब्जियां नहीं ऑर्डर करता। कोई रेस्टोरेंट में जाकर के कपड़े नहीं खरीदने की डिमांड करता। तो और बिल्कुल ये सही बात चीज है। अगर जी सर, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा आप कि अगर हर चीज के लिए हम हर जगह जाते हैं, तो एक काउंसलर जो है ना, हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजों में आपसे कमजोर हो, लेकिन ये एक चीज में ही वो परफेक्ट है, तो आप उसके पास से वो चीज ले लो। क्यों आपको खुद ही सब कुछ बनना है? पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर भी वही बनेंगे, प्रिंसिपल भी वही बनेंगे, काउंसलर भी वही बनेंगे, मोटिवेटर भी वही बनेंगे, हर चीज वही बनेंगे। और इसके सिवा है, किसी की वाइफ की जवाबदारी तो उनकी ऑलरेडी है, किसी के हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है, किसी की वो डॉटर इन लॉ है, किसी की वो डॉटर है, किसी की पड़ोसी है, किसी की मामी है, किसी की मौसी है, किसी के चाचा है। तो ऑलरेडी इतना सारा लोड था, अब उस पे से काउंसलर, मोटिवेटर सब कुछ बन चुके, तो एक बार में आप कितने काम करेंगे? सीधी सी डेलीगेशन चीज होता है, नहीं सर। नहीं हो पाएगा डेलीगेशन ना जो सर। होना चाहिए वो तो होता नहीं। नहीं हो पाएगा। मैं एक दो चीज बना लूं, लेकिन मैं मानूंगी कि मैं मिशलिन स्टार का अवार्ड मुझे ही मिले, इतनी मैं मास्टर शेफ बन जाऊं, तो कोई चीज मेरी मेन चीज छूट जाएगी। इट्स ओके, मेरी हॉबी है, छुट्टी के दिन मैं बना लूं, मुझे खिलाना पसंद है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बन सकते। वाई आई शुड ट्राई? मैं करती नहीं हूं कोशिश। तो ये एक चीज के पेरेंट्स को मदद ले लेनी चाहिए। और हर एक काउंसलर से रिक्वेस्ट है कि हम, ऐसा नहीं होता कि 5-10 मिनट में कोई बात कर ले आपसे। पहला एपिसोड तो सर एक्चुअल लिसनिंग में जाता है, वो विषाद योग ही चलता है। आप तो संस्कृत की विदुषी है। आप तो बताती है, कभी भी शायद आपने सुना है शनैर्विद्या शनैः द्रव्यम। तो पहले इनको इस श्लोक से शुरुआत शनि करो शनि कि इसका ये गुजराती है।
हर एक साथ एक सबका सब खाने बैठोगे तो नहीं होगा। और ये पेरेंट्स आपने को तो बहुत सब कुछ लेना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि देखिए जब आप कमा रहे हैं, राइट, यू आर अर्निंग वेल, तो यू फोकस ऑन अर्निंग। कोई और आपको काउंसलिंग का सेशन देगा ना, लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सच में बहुत अच्छा लगता है सर, जब भी पेरेंट्स आते हैं ना काउंसलिंग सेशन में, आई मस्ट टेल यू कि इतने रिलैक्स होकर के जाते हैं। वो देख करके मुझे खुशी होती है कि चलो। और काउंसलिंग में सर इतनी एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी लगती है। बाहर से जिसे नहीं पता है ना, उन्हें लगेगा कि इन लोगों को क्या है यार, बैठ करके सुनना है, इनको अच्छे से पेमेंट मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक काउंसलिंग आपको 1 घंटा जो पूरा होता है ना, ऐसा लगेगा कि आपके शरीर से पूरी एनर्जी निकल के आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। मैं हर काउंसलिंग सेशन के बाद खाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये सही है, बहुत ये बहुत आपसे इंपॉर्टेंट है मिलके सर। ऐसा नहीं है, क्योंकि जी सर। अल्टीमेटली it is the game which is played more here rather than anywhere else। तो थका यस। देती है। और सर काउंसलिंग के बाद है ना, किसी भी, मैंने ये बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर पहली बार काउंसलिंग में कोई आए, जैसे कि हम पेरेंटिंग रखते हैं, तो हमारे 200-300 पेरेंट्स साथ में होते हैं। तो जो एक बार तो क्या किस्सा हुआ था, बड़े मजेदार हुआ था एक किस्सा। ऐसे किस्से बहुत बार होते हैं और मुझे ऐसे किस्सों में बहुत मजा आता है। तो मैं बैठी थी, वो पहली बार पेरेंट्स आए थे, उनका बच्चा 10th में था। तो वो डेफिनेटली कोई बिजनेसमैन होंगे। तो मेरी बाजू वाली चेयर पे वो बैठे थे और मैं इस तरफ बैठे थे। तो वो बोल रहे थे ऐसे, उनका ये लाउड थिंकिंग था सिर्फ कि पता नहीं कौन उसका स्पीकर कौन होगा, और मैं बाजू में ही बैठे थे। आई वाज जस्ट लिसनिंग कि पता नहीं स्पीकर कौन होगा, और ये इतना टाइम जो आज 1.5 घंटे का रखा है, तो कोई 1.5 घंटे कैसे कोई सुनेगा, और कोई क्या ही बोले। और मैं बाजू में ही बैठी थी, उन्हें नहीं पता था। सो आई वाज जस्ट एंजॉइंग। फिर ऐसे ही है ना, उनकी बाजू वाली चेयर पे किसी ने सुन लिया। तो वो उन्होंने पूछा कि क्या बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा यही कि आज का स्पीकर कौन होगा, और इसे पता नहीं, कभी सुना भी नहीं। अब 1.5 घंटे कौन बोलता है, और 1.5 घंटे कौन ही सुनेगा। और बिजनेस छोड़ करके, ठीक है आज पहली बार आया हूँ। तो मैंने है ना खाली उनसे पूछा कि पहली बार आए हो स्कूल में, ऐसे उन्हें भी लगा मैं भी पेरेंट्स हूँ किसी के। तो उन्होंने कहा हाँ आज पहली बार ही हो। तो मैंने कहा कि आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है, अनी से इसकी 10th में। तो मैंने कहा पहले नया एडमिशन है। नहीं नहीं, है तो यहीं पे, मैं नहीं आता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। कहाँ सर? मैंने कहा हाँ बात भी सही है, ठीक है हो चुका। अब जब स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया तो मैं स्टेज पे गई, और वो पेरेंट्स मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने उनके सामने बिल्कुल नहीं देखा ये। और मुझे पक्का यकीन था कि 1.5 घंटे के बाद ही विल कम टू मी। मुझे यकीन था इस पे, क्योंकि मुझ पे भरोसा था, और मुझे इस नेचर के वेवलेंथ पे भरोसा था, और मुझे पता था कि ये आएंगे। और धीरे धीरे मैंने 5-10 मिनट में उनकी आंखों में बदलाव देखा। जब 1.5 घंटा पूरा हुआ तो वो मुझे कहने आए कि मैडम आपने बताया नहीं कि आप स्पीकर हो। तो मैंने कहा मुझे भी मजा आ रहा था। मैं कहती कि मैं स्पीकर हूं तो आपको लगता है कि ये इतनी उम्र में क्या ही बोलने वाली होगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आई रिक्वेस्ट यू कि आप 3 घंटे का रखिए, 1-1.5 घंटे का मत रखिए, और मैं छुट्टी लेकर के आऊंगा। तो सर एक बार पेरेंट्स आ जाते हैं ना, तो मुझे पता है कि जब वो आते हैं, ये जो आपने कहा ना शनै विद्या, मैं बीइंग अ काउंसलर क्यों पेरेंट्स को नहीं कह पाते हो। मैं जब प्रवचन में होती हूँ भागवत या भगवत गीता के, तब मैं उस वक्ता के रूप में ये बात कह पाती हूँ। बीइंग अ काउंसलर, क्योंकि मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं ना सर, ऑलरेडी हर कोशिशों के बाद आते हैं, उनका ये लास्ट ऑप्शन होता है। और मैं जानती रहती हूँ इस चीज को कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अगर मैं लास्ट ऑप्शन हूं तो। अगर मैं उन्हें ये कहूं, अभी भी जो सुन रहे हैं कि धीरे धीरे होगा, वो पहले उन्हें ये होगा कि मैडम कितना टाइम लगेगा। तो आई एम टेलिंग यू कि पहले यू विल फील हैप्पी, आप खुश होंगे, आपका कचरा निकलता ही जाएगा। और जहां पे जिंदगी के 30-35-40 साल निकल चुके हैं, अगर 6 महीने में आपकी जिंदगी नई शुरू हो जाती है, ये कौन सा लंबा टाइम है। अगर 1 महीना आराम कर लिया, खेल लिया होता, तो आपको क्या ही फर्क पड़ता। अगर आपकी मम्मी ने आपको 1 साल लेट जूनियर नर्सरी में एडमिशन दिया होता, आपको क्या ही फर्क पड़ता आज। तो जब मेरे बच्चे की एडमिशन की बात थी ना, तो उसकी 20 जून उसकी बर्थ डेट है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैडम आप डेट चेंज करवा लीजिए ना 20 दिन के लिए, और या फिर आप कोशिश कीजिए आप यहीं पे हो, प्रिंसिपल दे देंगे आपको। मैंने कहा कि चलो प्रिंसिपल दे देंगे अभी,
1% चांस है, क्योंकि इस रूल्स में ये लिखा है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि इसके एक्सेप्टेंस मिले या कि ना मिले, नई नीति के हिसाब से। अगर 10th के उस टाइम पे, आज से 10 साल बाद, अगर सब कुछ कंप्यूटराइज रहा, ये नियम निकल गया, तो जो बच्चा 9-10 तक रैंकर होके जा रहा है, उसे उस दिन पता चला कि उसकी माँ ने 20 दिन का जो किया था, उस बखेड़े में वो अभी नीचे डाउन हो रहा है, तो उसका डिप्रेशन कौन झेलेगा? उससे बेटर है कि कोविड भी चल रहा है, मैं इसे 1 साल और खेलने दूंगी। तुम खेलो नाना नानी के साथ, खेलो तुम अपनी मौसी के साथ, तुम जिंदगी के मजे ले लो दोस्त। सही है, दैट इज द करेक्ट एटीट्यूड। एग्जैक्टली सर। और सबसे ज्यादा लास्ट बट नॉट द लिस्ट आज के सेशन के लिए, क्योंकि हम टाइम को बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं स्वयं काल हूं, वो स्वयं वक्त है। तो पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स आपका इंपोर्टेंस बहुत है, लेकिन प्रेशराइज आप हो इस तरीके से नहीं। इसलिए है क्योंकि आप इंपोर्टेंस हैं, आप इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आपको इंपोर्टेंस है। और एक चीज हम सबको समझना चाहिए, जो मैं खुद भी रोज खुद को भी कहती हूँ, कि मेरे जो बच्चे हैं वो वाया हमारे आते हैं, हमसे ही नहीं आते। वाया आना और वहां से आना, दोनों में फर्क है। हम कहते हैं कि अंगूर वाया वहां से आए हैं, स्ट्रॉबेरी वहां से वाया आई है, वहीं से आई है, ऐसा नहीं है। तो अगर अगर आपको लग रहा है ना कि अगर आपको कोई सुना रहा है कि आपका बच्चे से ये गलती की यार, या फिर इसने आपकी नहीं सुनी, तो आपकी गलती हर वक्त जरूरी नहीं है। तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट में मत रखिए। जहां से हम देखने की शुरुआत करते हैं वहां से कीजिए। और आपकी लाइफ की जवाबदारी सिर्फ आपकी है, आपके बच्चे की भी नहीं है, आपकी वाइफ की भी नहीं है, आपके हस्बैंड की भी नहीं है, सिर्फ आपकी है। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आप खुद होने चाहिए। और एक स्वस्थ आदमी कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। एक खुश इंसान कभी भी किसी को पत्थर मार के नहीं भागता। एक स्वस्थ डेवलप हुआ बच्चा कभी भी किसी भी रास्ते चलते कुत्ते या बिल्ली को पत्थर नहीं मारता। तो डिस्टर्ब वही करते हैं जो खुद डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि कुछ से मुझसे गलती हो गई है, तो जस्ट एक बार ठहरिए, मिरर में खुद को देखिए और खुद को कहिए कि मैं अपने आप को अप्रूव करता हूँ, या मैं अपने आप को अप्रूव करती हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ या मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं सेल्फ अटेस्टेड खुद को करती हूँ। सबसे पहले चीज ये आप कर लीजिए, दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। और उसके बाद आपको कभी भी लगे तो हम आगे भी सेशन करते रहेंगे। और आप लीजिए जहां कहीं पे भी आप है, जहां पे आपको लग रहा है, आप डॉक्टर भी बदलते हैं ना, तो अगर आप ट्राई कीजिए ना, अगर आपके एक काउंसलिंग में आपको लगा कि यहाँ पे नहीं मजा आ रहा है, इट्स ओके, दूसरी जगह ट्राई कर लीजिए। एक चेयर खरीदने से पहले सर हम कितनी सारी चेयर पे बैठ करके देखते हैं। एक सोफा खरीदने से पहले हम कितने सारे सोफा पे बैठते हैं। क्यों हम एक ही बार में ऐसे फिक्स नहीं हो जाते, नहीं नहीं अब दूसरा ट्राई नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं करते? तो लाइफ इज लाइक दैट, लेट इट बी सिंपल। थोड़ा डर हटा दीजिए। लोगों के लिए आप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको लगता है। जितना मुझे लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, उतना एक्चुअली लोग मुझे नहीं देखते हैं। मगर खुद के लिए तो इम्पोर्टेंट हो। एग्जैक्टली, आप ही सबसे ज्यादा दुनिया में अगर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आप होने चाहिए। आप स्वस्थ होने चाहिए। और एक स्वस्थ इंसान कभी किसी को अस्वस्थ नहीं बनाता, किसी को भी नहीं। तो आई होप कि आज की इस बात से पेरेंट्स को अच्छा लगा हो, पहली चीज अच्छा लगा हो, और उससे वो सोचने पर जाए और वो हमसे डिमांड करे और हम उनके डिमांड पे सप्लाई करें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, मजा आया और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। दर्शक मित्रों, आपने सुना पेरेंटिंग क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, कैरियर काउंसलिंग क्या होता है। किसी के ऊपर अपने आप को डालने का प्रयत्न क्या होता है, खुद अपने आप अपना रास्ता तय करने का प्रयत्न और मेथड क्या होती है। चलेंगे आगे इसके साथ ही। अब
काउंसलिंग का जो हमारा चर्चा है वो अभी अधूरा है, शायद ही कहीं पहुंचे हम। और सेशन जितने भी जरूरी लगेंगे इतने हम करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है वो सीधा आपको स्पर्शता है, ये आपके लिए। और जो समय भी आप इसमें लगाते हैं वो आपका समय है। और मैं इत्मीनान के साथ आपको कह सकता हूं कि जो समय आप लगाते हैं किसी भी और चीज जो आपने की होती और कुछ भी आपने कमाया होता पाया होता उससे इसमें जो आपको मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को, आपकी अगली पीढ़ी को, दोनों को एक साथ दुलार से सिखाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना। तो मिलेंगे आगे भी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मिलेंगे कल एक और विषय के साथ जो कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में कल से प्रचार के पड़गम शांत हो जाएंगे, शायद आज से शांत हो गए। तो क्या होगा कर्नाटक का? एक बाजू कोई कह रहा है कि बजरंग बली की जय, और दूसरी बाजू कोई कह रहा है कि हम हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे, जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये कर्नाटक में जो चुनाव है किसके बीच हो रहे, और अगर हम परिपक्व लोकशाही व्यवस्था है, कौन सी लोकशाही की बात करते हैं हम? अब विश्व के सामने अगर हम बिल्कुल आंख में आंख मिलाकर बात करना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी आस्था पे चुनाव लड़ोगे? क्या आप अपनी आस्था को गिरवी रख के चुनाव लड़ोगे? क्या बजरंग बली उतने आप सस्ते समझते हो जो आपको मिले और आपके चुनाव के लिए काम करे? मगर लोग करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर और इलेक्शन के बीच का भेद नहीं समझते। कल हम समझाएंगे, हो मजा आएगा। कल के जो हमारे गेस्ट भी है, डॉक्टर हेमंत पुरोहित, जाने माने टेलीविजन के सीनियर एंकर रहने के बाद वो अब अपनी खुद की कंसल्टेंसी और पढ़ाने लिखाने का काम खुद देख रहे हैं। तो मिलेंगे धीमन भाई के साथ, मजा आएगा। मत चूकना ये शो। मिलते हैं कल। धन्यवाद। शुभ रात्रि।